अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग करके किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर करें तो हमारी प्लानिंग ही हमारी सफलता का आधार होती है। और हम ऐसी कुछ प्लानिंग के साथ आपकी परीक्षाओं की प्रिपरेशन आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें जिस जिस कोर्सेज में मैं मैथ्स आपको पढ़ाता हूं उन कोर्सेज की यह प्रैक्टिस, यह टेस्ट आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। यह मेरा आपको दावा है। इसी कमिटमेंट के साथ, इसी विश्वास के साथ आप लोग इस टेस्ट में प्रतिभाग किया करें, हर बार इन्वॉल्व हुआ करिए। टेस्ट बाय टेस्ट आप क्वेश्चंस का लेवल अपडेट देखिए और साथ साथ अपनी प्लानिंग और अपनी तैयारी को भी समझिए। यह उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अभी कोर्स को शुरू ही किया है। वो अभी पूरे मिसलेनियस सभी प्रश्नों को हल करें, अपनी एक जानकारी, अपने को जैसे इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आप सवालों को हल ही कर पा रहे हैं, सवालों को देखने से भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब हम उस टॉपिक को पढ़ने लगते हैं कि ऐसे सवालों को हमने देखा था। बाकी जो अभ्यर्थी पढ़ चुके हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। और इन टेस्ट में आप प्रत्येक बार इन्वॉल्व होकर के अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। टेस्ट सीट आपको मिली थी, आपने सोल्यूशन किया था, आपने कितना हल किया सही, कितना गलत किया, इसकी एनालिसिस एक कर लीजिए। वीडियो को अपने स्तर पर लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं एक एक सवाल को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके ही सामने मैं सवालों को हल करूंगा, आपके कमेंट्स को देखूंगा कि आप कितना खुद इन्वॉल्व थे और कितने स्तर तक इसकी प्रिपरेशन को आप समझ पाए हैं। आइए मैं शुरू करता हूँ पहले सवाल को लेकर के। बुक्स की सीन थी, हालांकि बुक्स को लेकर के आपको अपडेट होगा कि किताबें अगर मैथ्स की आपको चाहिए तो इस किताब का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ये अंकगणित की किताब है। टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट रहिए, यहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ, पूरा ये जो नोट्स है, पूरा सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सोल्यूशन शीट मिल जाएगी, बोर्ड फाइल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया गया है। पहले सवाल से मैं आपको लेकर चलता हूं। सरलीकरण के एक बेहतरीन शानदार सवाल से हम शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है 21 माइनस यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि 6 + 7 है, माइनस स्मॉल या करली ब्रैकेट्स में हम चले गए जिसमें 3.22 लिखा हुआ है, माइनस हम 1.1 कर रहे हैं, इंटू 0.2 कर रहे हैं और साथ में ब्रैकेट्स हमने ऐसे क्लोज कर डाला। अब आइए ब्रैकेट के अंदर चलते हैं जिसमें यहाँ पर लिखा है 3.22 माइनस यहाँ पर इसका प्रोडक्ट करिए। 11 दूना 22 होगा, 0.2 स्थानों पर लगेगा, साफ साफ दिख रहा। और जैसे ही इसको माइनस करेगा 0.22 से खत्म भी हो जाएगा, केवल यहाँ पर 3 बच रहा है। और जब हम ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो 6 7 13 ऑलरेडी था, 13 ने 3 को घटा दिया, 10 बना दिया। 10 फिर से घटेगा 21 से और 21 से घटते इसका मान 11 हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 11 तो आपने सही किया है, और नहीं किया है तो समझ लें बॉडमास रूल सिंपल अप्लाइड हो रहा है। और जैसा जोड़ घटाने का जो सिंपल एप्लीकेशंस है उसको आप अप्लाई करिए, सवाल हल हो जाता है। दूसरे सवाल पर चलता हूं। 980 में से कितना घटाने पर जो प्राप्त संख्या है 1350 के 40% के बराबर हो जाएगी। सबसे पहला काम आप 1350 लीजिए, इसका 40% करिए। 40% किसी भी संख्या का परसेंट करना मतलब उसको 100 से भाग करना। जैसे आप इसको 100 से भाग करेंगे यह 1350 का 2/5 हो जाएगी। कुछ लोग देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। जब भी कोई नंबर जैसे 1350 हमने आपको दिया, मैंने आपसे कहा कि इसका 40% करें तो आप इसका 10% कर लें। और 10% करने का मतलब सिंपल आपको 0.1 स्थान पर लगाना था, 135 हो जाता। अब क्योंकि 40% करना है तो 135 गुणे आप 4 कर सकते थे। 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 2 14, कैरी 1 होता है, 4 1 के 4 1 5, 540 होगा। ऐसे भी देख लीजिएगा, 5 दूना 10, 5 7 35 ये हो गया, 27 दूना 54, 540 हो गया। सवाल कहता है कि 980 में कितना घटाने पर, तो घटाने के लिए आप इसी 540 को घटा दीजिए। 0 हो गया, 8 से 4 4 हो गया, 9 से 5 4 हो गया। 440 घटाने पर यह संख्या 1350 के 40% के बराबर होगा। सेकंड क्वेश्चन राइट सोल्यूशन सब लोग तय कर लें, कंफर्म करके बता दें कितने लोग का सही है कितने लोग का गलत है। आंसर जरूर करते चले। अगले सवाल पर लेकर चलता हूं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है। इलेक्शन जानते हैं कितना मतलब एग्रेशन का चीज है। एक को कुल वैध मतों में से 60% मिलता है, जितने भी वैलिड जो वैध मत होते हैं उसमें एक को मतलब पहले उम्मीदवार को 60% मिलते हैं। 25% कहा गया मत वैध थे, अर्थात पूरे मत वैध नहीं थे, 1/4 मत ही 1/4 अवैध थे, 3/4 ही वैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, एक जनरल डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये देखिएगा 100% कुल मत थे, एक कुल मत थे, 25% इसमें अवैध था, 25% अवैध था, तो निश्चित तौर पर वैध कितना रहा होगा, वैध मत आपका 75% था। 75% में एक उम्मीदवार जो जीता होगा उसको 60% मिला है, देखिए लिखा होगा। जो 60% एक को मिला था जो कि वैध मतों का, देखो साफ साफ लिखा है, 25 अगर अवैध था तो 75 वैध था, और जो मत काउंटिंग में आता है वो फ्रॉम वैलिड आता है। दूसरे उम्मीदवार को इस कंडीशन पे देखा जाए तो 40%
मत मिला था वैध का। अब सवाल हमसे कहता है, यदि पढ़िएगा कुल मतों की संख्या मतलब दिस अमाउंट ये 1500 थी, तो हमसे ये पता करना है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना मत गया, मतलब मुझे यहां पहुंचना है, इसका मान बताना है। मैं इसको एक डायग्राम से भी अभी आपको करके दिखाता हूं, सतत से भी। मैं लिखूं 1500 से पहले वैध निकालूं, अभी परसेंटेज पर चर्चा हुई थी, 3/4 होगा, आप 75/100 करके देख लीजिएगा, ठीक है, 3/4। और इसका भी मुझे 60-40% अभी पीछे किया था हम लोगों ने, 2/5 होगा, 2/5 कर दीजिए, करेक्ट हुआ ना, यस। 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 या 15 300, ये देखिए खत्म। 2 दूना 4 होता है, 2 से इसको और डिवाइड करिए, 150 हो गया। 150 को 3 से गुणा करिए, 450 मत उसको मिला था जो कि 450। अब देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा है ये 15,000 है, मैंने 1500 के आंकड़े से किया है, तो निश्चित तौर पर एक जीरो और बढ़ता और एक जीरो बढ़ने से 4500 हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। इसी सवाल को देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, जो कि सतत प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास एक आंकड़ा होता है, उसको हम परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित को फिर परिवर्तित करते हैं, फिर परिवर्तित करते हैं, यही सतत होता है, जिसमें कुल कितना था और कुल कहां तक पहुंच गए, मतलब सब छोड़ते छाड़ते हटाते पटाते सब कहां तक पहुंच गए, तो पहुंच गए दूसरे उम्मीदवार तक, ये हमको समझना है। पहली चीज तो टोटल मत थे 100%, करेक्ट, उसमें से 25% तो अवैध थे, तो जो अवैध थे भाई उसको तो काउंट करना नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर 4 कुल मत थे तो भाई 1 मत तो अवैध था, केवल 3 मत अपने काम का था। 3 में जो उम्मीदवार जिसको आपको पता करना है उसकी जानकारी ना देकर जो नहीं पता करना था, जो जीतने वाला था, उसको 60% मिला है, इसको 3/5। उसका कहना है कि अगर 5 मत वैध हैं, 5 में 3 मिला है पहले को, तो 2 मिला होगा दूसरे को, 5 में 2 मिला है दूसरे को। अब सवाल कहता है क्या कि कुल संख्या अपने पास 15,000 है, तो इस संख्या का मान बताना है। थोड़ा और इधर उधर कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 2 1 के 2, 2 दूना 4, ये 5 दूना 10 होगा, 10 से इसकी तुलना करके इसको आप 1500 करिए, यहां पर केवल 3 बचा है, 1500 गुणे 3 कर दीजिए, तो जो उम्मीदवार यहां पर सेकंड था उसको 4500 मत मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल बढ़िया शानदार है और आप लोग इस तरह के सवाल पर एकदम अपना फोकस बना के रखिए, अगर डाउट रहे तो लिख देना कमेंट्स में। चौथे सवाल चलते हैं। विभाजन की समस्या है, मतलब डिवीजन का प्रोसेस है। भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक मतलब डिवीजर जो भाग देता है, भागफल का मतलब कोसेंट जो बाहर जाता है, और शेषफल का 2 गुना है, रिमाइंडर का 2 टाइम्स है। कौन? वही भाजक जिसने भाग दिया था। यदि शेषफल अपना 32 है तो भाज्य ज्ञात करना है, भाज्य मतलब डिविडेंड। ऐसे सोचिएगा, ये होता है भाज्य, भाज्य को डिविडेंड अंग्रेजी में कहते हैं, डिविडेंड। एक होता है भाजक जो भाग देता है, भाजक को हम अंग्रेजी में डिवीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजर। यहां पर बार जाता है जिसे कोसेंट कहते हैं, ठीक है, कोसेंट जिसे भागफल कहते हैं, और फाइनली हमारे पास रिमाइंडर आता है जिसे हम लोग शेषफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अब नियम क्या होता है मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, करेक्ट, ये होता है। अब इसी को हमें फॉलो करना है, आइए मैं करके देता हूं, आप लोग समझिएगा। नियम कहता है विभाजन की एक समस्या में भाजक भागफल का 4 गुना है। देखिए यहां पर हम ऐसे एक डिवीजन प्रोसेस बना देते हैं, ए भाग कर रहा है डी को, बी बाहर जा रहा है, आर शेष बच रहा है। अब प्रोसेस को पढ़िए, कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है, कोई बात नहीं, शेषफल का 2 गुना और शेषफल अपना 32 है, करेक्ट है। शेषफल 32 है भाई, तो जो भाजक है वो 32 दूना 64 होगा, इसमें डाउट नहीं, क्योंकि देखो लिखा है साफ साफ, भागफल का तो 4 गुना है लेकिन शेषफल का 2 गुना है ना, तो शेषफल अगर हमारा 32 है तो 64 होगा। क्योंकि यह भागफल का 4 गुना है तो 4 से भाग करिए, 16 चौके 64, ये मान 16 हो गया ना, यही तो बोला है ना, भागफल का 4 गुना, देखिए लिखा है। अब हमसे सवाल का है डिविडेंड बता दो, तो डिविडेंड मतलब देखिए यहाँ लिखा है भाजक, भाजक मतलब 64 गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 16, प्लस शेषफल मतलब 32 ना, 16 चौके 64 की 4 हासिल 6 होता है, 16 छके 96, 96 6 102 होता है, प्लस आप 32 इसमें जोड़ सकते हैं, 4 2 6 3 2 5 1056। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो चौथे सवाल के लिए करेक्ट आंसर के रूप में आपके सामने है। प्लीज नोट करें, कंफर्म करें, अगर डाउट हो तो क्लियर जरूर करते चलें। चौथा सवाल डन हुआ। पांचवें पर आ जाइए। ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है, क्योंकि इस सवाल को जब देखा x² + y, कितने लोगों ने किया कमेंट करके बताएं। सवाल कह रहा है 2 टर्म है जिनके वर्गों का योग 280 है, क्लियर, साथ में इनका प्रोडक्ट 120 है। अपने से सवाल में कहा है
x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई का मान बता दे। कितने लोग का आया है, क्लियर करिए, आंसर बताइए। दरअसल मैं भी जब इस सवाल को देखा तो मुझे लगा कि दो पदों का प्रोडक्ट 120 अगर है तो उन्हीं दोनों पदों को ढूंढ लो जिनका वर्ग 280 हो, प्रोडक्ट 120। अगर ऐसा कहीं मिल जाए, ऐसा कहीं मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ होता नहीं है। यही से आराम से लेंगे और एक बार घटाएं, एक बार जोड़े, आंसर करके बता दें, आंसर अपने आप आ जाए। यही हमारा दिमाग में हमारे भी चल रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आपको दरअसल चाहिए x माइनस वाई और x प्लस वाई। मैं आपको बता दूं, अगर कभी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, एक्स प्लस एक्स वाई दिया है, तो अगर मुझे x माइनस वाई निकालना है तो इसका होल वर्ग लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। समझ रहे हैं? अब इसकी वैल्यू अपने को दिया है 280, माइनस 2xy करेंगे, 2 दूना 12 दूना 24, 240 होगा। अर्थात इसका मान भाई कितना हो जाएगा बताएं, 40। मतलब लेकिन आप ध्यान रखो x माइनस वाई का मान आपका अंडर रूट 40 होगा, इसको दिमाग पे रखिएगा, ठीक है, अंडर रूट 40 है। नीचे चलिए हम लिखते हैं x प्लस वाई, इसका होल वर्ग कितना होगा, क्योंकि जरूरत अगले में है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, सबको पता है। और इसकी वैल्यू आपने देखा कि 280 है और 2xy मतलब 240 ऐड करना पड़ेगा, कर दिया। ax प्लस वाई का होल वर्ग है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक पैर ऐसे लिख देता हूँ, ये देखिए बाद में मैंने इसका वर्ग हटाया तो यहाँ पर वर्गमूल हो गया। जोड़ने पर देखिए आप लिखिए एक्स प्लस वाई कितना होगा, यहाँ पर मान कितना होगा, 0 8 4 12 2 2 4 1 5, अंडर रूट कर दीजिए, 520 हो गया। मुझे जो करना है आपको दिख ही गया होगा कि x माइनस वाई पहले लिखना है जिसकी वैल्यू रूट 40 है, डिवाइड बाई रूट 520 है, ये भी सही हो गया। एक बात दिमाग में रखिए, अगर रूट a है डिवाइड बाई रूट b है तो मैं भैया एक साथ रूट a भी लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं। आप भी यहाँ ऐसे ही कर दो, रूट 40 कर दो, रूट 520 कर दो, 0 0 से खत्म हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 13 बार 52 होता है, 1 बटा रूट 13 हो गया। आप इसको 1 अपान रूट 13 लिख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है इसका राइट सोल्यूशन। कितने लोग का आंसर सही है कंफर्म जरूर बताएं। पांचवा सवाल आपको राइट सोल्यूशन ए ऑप्शन में दे रहा है, नोट जरूर कर ले। अगले सवाल पर चलते हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा है, एक परीक्षा में उपस्थित हुई। 30 छात्रों की एक कक्षा एक परीक्षा में, मतलब बच्चे 30 एक क्लास में एक परीक्षा के लिए अवेलेबल हुए, जिसमें 12 छात्र ऐसे थे जिनका औसत था 62। 12 बच्चों के औसत 62 आए, जो बाकी बचे उनका 74 आया ना। तो कक्षा का औसत हमसे पूछा क्या होगा, आइए ट्राई करते हैं, समझिएगा। अपने पास ये संख्या है, हाँ संख्या है और ये औसत है। अपने पास जैसे 30 बच्चे थे कुल, हाँ इसको हम चाहें तो हम जा सकते हैं किससे, हम लोग इसको लेकर जा सकते हैं, क्या बोलते हैं हम, एलिगेशन से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी एक बार ट्राई करके देते हैं। संख्या देखिए, जैसे हमने कहा कुल 30 तो थे, तो सबको पता है ये 30 थे, बट इसमें से 12 बच्चों का एवरेज था 62। जो बचेंगे कितने आप खुद ही समझ गए होंगे, 18 बचे होंगे। इनका औसत कितना है, 74 है। मैं इसको एलिगेशन से भी करके समझा दूंगा आपको। योग निकाल लीजिए, ठीक है, योग निकालिए, क्योंकि यह जुड़ करके दोनों मान 30 होना चाहिए। अब हम पहले योग देखते हैं कितना हो जाएगा। योग मतलब औसत गुणे संख्या ना, 12 दूना 24 की 4 हासिल 2, 12 छंगे 72, 2 74 होता है। इसी प्रकार से 18 चौके 72 की 2 हासिल 7 और 18 सत्ते 7 100 कितना हो जाएगा, 7 8 56 7 126, 126 और 7 26 7 33, 133 हो गया, ठीक है, 26 7 33। अब यहाँ पर देखिए जोड़िए, 4 2 6 हुआ, 4 3 7 हुआ, 7 3 10 की शून्य हासिल है, 1 1 2, 2076 आया। अब 2076 को हमने 30 से भाग किया, 30 से भाग पहले 3 से कर देते हैं, 3 से किया, 3 छंगे 18 होता है, 3 9 27 होता है और 3 दूना 6 होता है, ठीक है, इतना आया। और 10 से हम फिर और भाग दे देंगे तो दशमलव बढ़ जाएगा, 69.2 होगा। ये राइट सोल्यूशन आपके सामने है। एलिगेशन से अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जा सकते हैं कि 12 बच्चों का एवरेज था, देखिए संख्या है, ठीक है, 12 बच्चों का एवरेज था 62, 18 बच्चों का एवरेज था 74, ठीक है। ये एवरेज आपको बताना है, एलिगेशन बनेगा ऐसे, करेक्ट है। यहां पर रेशियो से भी जा सकते हैं ऐसे, क्योंकि 6 दूना 12 होता है, 6 3 18। यह जो n होगा इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, तो आप इसके आधार पे जा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n माइनस 64, और यहाँ पर लिख सकते हैं 74 माइनस क्या n। इनका रेशियो बना दीजिए, यह 2 से कनेक्ट करेगा, यह किससे कनेक्ट करेगा, 3 से। बना दीजिए, n का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं 74 माइनस n डिवाइड बाई n माइनस 64 बराबर 2/3। आप इसको हल कर डालिए, n का मान ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे भी हम लोग इस सवाल का सोल्यूशन कर सकते हैं। छठा सवाल डन होता है, आंसर आपके सामने है।
7वें सवाल पर आ जाइए। ये भी बड़े शानदार सवाल के रूप में आप फेस कर रहे हो, एग्जाम में टेस्ट में ऐसे ही सवाल आपको मिलते हैं, इसलिए बिल्कुल फोकस रखिए। एक कान से वस्तु है कोई, आप देख पा रहे हैं एक ब्रॉन्ज आइटम है कोई, जिसका अंकित मूल्य मतलब प्रिंटेड प्राइस 1000 रुपीज है। त्योहारी सीजन चल रहा था, सेल के दौरान 20%, 30% और 10% की क्रमिक छूट ऑफर की गई। यदि इस क्रमिक छूट के बाद उस वस्तु को बेचता है और कोई ग्राहक खरीदता है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होता है। छूट का प्रोसेस समझिए। जैसे वस्तु की एमआरपी है और सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है, करेक्ट है। आइए देखते हैं क्या सिस्टम है, पढ़िएगा। 20% 1/10 1/5 होता है, 20/100 कर दीजिए। 3/10 होता है और 10% 1/10 होता है। लिखा जाएगा 5 में 1 घट करके 4 होगा और 10 में 3 घट करके 7 होगा और 10 में 1 घट करके 9 होगा। इस प्रकार से अगर यह पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो इसका मान तो 1000 है। इस मान को हमको बताना है, इस मान को बताना है। आई डिसाइड करते हैं। 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो गया, 5 दूना 10 होता है, बस 2 का गुणा ले जाइए, कर डालिए इसी में। तो 7 9 63 है ही है, 63 गुणे 4 ये है, 2 यहाँ से आएगा, 8 कर दीजिए, 8 3 24, 8 6 48 तो 50, 504 हो जाएगा, जो कि देखिए आपके सामने है सी ऑप्शन में। तो इस सवाल को जो 7वें के रूप में देख रहे हैं, दैट इज 7th क्वेश्चन एंड ऑप्शन नंबर सी, 504 इज द सेलिंग प्राइस। और अगर आप ग्राहक हो तो आपको यह 1000 वाला ब्रॉन्ज आइटम इस 504 में मिलेगा। सही कितने का है ये कंफर्म करिए, बाकी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये बहुत शानदार सवाल के रूप में आपके सामने है, ज्योमेट्री का सवाल है, लेकिन आपको इस सवाल पर भी फोकस करना चाहिए ना। मान लीजिए सी एक वृत्त है, क्या है, सी एक वृत्त है, ऐसे सर्कल बना दिया, ये सेंटर है उसका, जिसका केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र ओ है। पी सी का एक, सी मतलब सर्कल, सी मतलब सर्कल, यहां कहीं लिख देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में रहे कि दिस इज सर्कल। इसका केंद्र ओ है, सेंटर ओ रख दिया। कह रहा पी जो है सी का एक बाहरी बिंदु है, यहां पर कहीं पी है, यहां पर कहीं पी है। पी ए तथा पीबी, पी ए तथा पीबी सी की दो स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए तथा पीबी सी की, ए है मान लीजिए और यह बी है। पी ए तथा पीबी सी की दो बाहरी स्पर्श रेखाएं हैं जिनमें ए और बी क्रमशः स्पर्श बिंदु, बिल्कुल समझ गए हम। अब हमसे कह रहा है कि यदि पी ए और पीबी एक दूसरे को 60 डिग्री कोण पर मिलते हैं, 60 डिग्री यहां बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो झुके हो तो पी ओ ए बताना है। पी ओ, अगर ओ मतलब ए है तो ऐसे जनरेट कर दीजिए, ऐसे जनरेट कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। आपको बताना है कितना हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं इसका प्रोसेस क्या है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी जैसे अगर आप इस तरह से, जैसे हमने एक ऐसे स्पर्श रेखा बना लिया, एक सेंटर सर्कल बना लिया, यहां से बाहरी बिंदु है, इसने इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहली चीज तो ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, अगर ए बी हैं तो पी ए बराबर पी बी होगा। इसको प्रूफ भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, लेकिन अभी समझिए पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा। सेंटर ओ है। अगर यहाँ पे कोण कोई थीटा है तो मैं आपको पहले जानकारी दे दूं, यह जो कोण हमारा बनेगा ए वाला, यहां लिख दे रहा हूं, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, मतलब कॉम सप्लीमेंट्री होता है। अगर जैसे 60 है ना तो यह पूरा कोण 120 होगा, तय है, इसमें कोई दिक्कत की बात है। दूसरी बात, यह कोण स्पर्श बिंदु 90 डिग्री बनाता है, मतलब यहां भी 90 होगा और यहां भी 90। दरअसल सवाल में हमसे पी ओ ए पूछा है तो केवल इतना डिग्री हमसे पूछ रहा है, और इसको चाहे तो ओरल हम लोग बता सकते हैं, उसमें कुछ करना नहीं। ये जो रेखा है ना कॉमन है और दो समबाहु त्रिभुजों में बट भी जाता है। जैसे इस रेखा ने ऐसे ड्रॉ किया तो दो समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ 90, यहाँ 90, यह रेडियस है, यह रेडियस है, दोनों इक्वल हो गए। यह भुजा ऑलरेडी इक्वल है पहले से, यह कॉमन है तो कोण भी बराबर होगी। कोण कैसे बराबर होंगे, यह कोण इसके बराबर होगा, मतलब यह 30 होगा तो यह भी 30 होगा। दूसरी तरफ ये पूरा अगर 120 था तो यह 60 डिग्री होगा और यह भी 60 डिग्री होगा। इसके 30 होने से भी 90 होने से इसको 60 होना तय है। तो 60 डिग्री अगर आपने लगाया तो ओरल है, राइट सोल्यूशन है। देखने में जितना तामझाम है, सवाल उससे ज्यादा आसान है, उससे ज्यादा इजी है। अगला सवाल क्या कहता है, पढ़िएगा। सवाल कहता है 9वां, देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, भी बहुत शानदार सवाल है। अगर ज्योमेट्री के आधार पर, मेंसुरेशन के आधार पर आप चलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, मतलब भुजा इसकी 28 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की आधी भुजा की लंबाई के बराबर त्रिज्या वाला वृत्त बनाया जाता है। मैं इसको थोड़ा सा वर्बल समझा दूं कि कैसे हुआ होगा। एक, जैसे अगर आपका त्रिभुज होगा, एक त्रिभुज होगा, त्रिभुज की अपनी साइड्स होंगी, जैसे जो भी लेंथ है पता नहीं कितनी है, मान लीजिए 10-10 है, समबाहु है तो 10 ही 10 है। सेंटर ए है, शीर्ष बिंदु ए है, ठीक है, शीर्ष बिंदु ए है। शीर्ष बिंदु को केंद्र मान लीजिए और ऐसे सर्कल बना दीजिए।
ऐसे सर्कल बना दीजिए। दरअसल हम ऐसे बना रहे, हमको देखने में भले अकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये पूरा 5 होगा तो ये भी 5 होगा, बराबर बराबर उसने कहा ना, ऐसे ये भी बना दीजिए। ऐसे बनाने की बात कर रहा है। अब आइए सवाल पर थोड़ा अपने। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाला वृत्त बनाया जाता है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल बताना है जो वृत्तों में शामिल नहीं है। बढ़िया, देखिए ऐसे समझिएगा। एक सर्कल मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ट्रायंगल की सभी साइड्स 28 है, मतलब यह भी पूरा 28 है और यह भी पूरा, ये पूरा 28 है, ध्यान रखिएगा। ABC एक त्रिभुज है। सर्कल कैसे बनेगा? सेंटर को केंद्र को सेंटर मान करके ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। ये देखिए बन गया कि नहीं? अब सुनिए, मैं आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सबसे पहले हमसे कहा कि ये हिस्सा जो ऐसे देखिए शील्ड की तरह है, ऐसे ये जो हिस्सा है मुझे इसी का एरिया बताना है। इस एरिया को बताने के लिए अगर मेरे पास त्रिभुज का एरिया हो, त्रिभुज का, तो त्रिभुज के एरिया से जो सर्कल है ना, सर्कल का जो ए हिस्सा है इसको हम आर्क कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर को 3 है, एक ही है लेकिन 3 है, इनको हम क्या करें, इस त्रिभुज से गायब कर दें। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसने भी पढ़ा होगा √3/4 a वर्ग। ए मतलब 28 है तो 28 का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब आप ऐसे रहने दीजिए, अभी कुछ बहुत खास मत करिए। हम लिख सकते हैं बस इतना, क्या जो मैं लिख रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूं। एक बार लिखना चाहें तो आप जो 28 का वर्ग लिखा है इसको आप ऐसे लिख दो, 28 × 28, जिससे थोड़ा आसान, 4 × 7 = 28 होगा। तो हम लिख सकते हैं 7 × 8 = 56, 7 दूना 14, 1 15, 156√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां तक सही है? गलती हो तो मिला लीजिए। अब बात आती है इस आर्क की। आर्क को भी समझना है तो ऐसे समझिए जैसे देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, करेक्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर सतह पर 2 बिंदु ले लिया, ऐसे मिला दिए, पहली चीज तो इसके बराबर होगा क्योंकि रेडियस होगा। इसने अगर इस पर कोई कोण बनाया, आपको पता है कंप्लीट 360 होता है, उसी से एरिया πr² आता है, ठीक है, सर्कल का। ए हिस्से का अगर एरिया मुझे निकालना है तो मैं लिखूं ए थीटा बटा ये कितना हिस्सा कवर कर रहा है, थीटा कहां से है, 360 से, गुणे πr²। मतलब मैं लिख सकता हूं πr² θ/360। ये होता है इस सेक्टर का एरिया। जब मैं इधर गया, ठीक है, जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, एक का निकालूंगा 3 से गुणा करूंगा, और यहां जरूरत पड़ेगी आपको इसकी, थीटा की। तो थीटा आपको पता है समबाहु त्रिभुज कहीं बनता है तो उसके सभी कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री होगा। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 60/360 गुणे पाई। आर का मतलब, आर ध्यान देना, गलती से आर को पूरा मत लीजिएगा, आर को केवल 14 लेना है क्योंकि आधा बोला भी था, 14 का स्क्वायर। सही है? इतनी बातें समझ में आ गई। एक चीज क्या कर सकते, एक और काम करिए, 60 × 1 = 60, 60 6 बार, 7 7 3 से गुणा करिए। बोलिए क्यों? क्योंकि 3 है तो भैया 3 दूना 6, 2 भी हो जाएगा। अर्थात ये हो गया, अगर हम इसको लिखते हैं पाई गुणे 14 बटे आप 2 करेंगे, देखिए खत्म हो गया। अब 14 × 7 = 98 पाई है। अब आपके पास टोटल 156√3 था, 156√3 था, और हाँ 156√3 था। हमको क्या करना है, 156√3 जो कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल था, उसमें से 98 पाई। अब इसने हमसे 2 चीज कहा है, पाई की जगह इसने कहा 22/7 लीजिए, 22/7 लिख दिया मैंने, और साथ साथ इसने हमसे कहा √3 की जगह 1.732 लिखिए। मैं उसको भी करने से पहले कुछ चीजें आसान करूंगा, तब करूंगा। इससे देखिए खत्म हो रहा है, 14 × 7 = 98। चलिए ठीक है, 156 है गुणे आप 1.73 करिए क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में देना है, माइनस है 14 गुणे 22 है। बहुत जल्दी जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ होगा सवाल, लेकिन शानदार है। 14 में कॉमन कर लूं तो 14 एक कितना हो जाएगा बताइए, 14 कितनी बार गया, अगर इसको हम डिवाइड 14 के 14 नहीं कट रहा है, 7 से तो कटेगा ना। अगर मैं 7 से काटता हूँ, 7 से काटा तो कितना बार गया, 7 दूना 14, क्योंकि देखिए यहाँ पर उसी हिसाब से तो आया था भाई, 28 सत्ते ही तो था, 28 सत्ते 7 8 56 होता है। और क्योंकि 7 8 56, 7 दूना 14, ये गलत था, हम लोगों ने जो 196 लिखा था, 156 मैंने उसी समय आप लोगों से कहा था कि आप लोग इसको चेक कर लीजिए, अभी तो गड़बड़ हो जाता। 196 था उसी समय, क्योंकि 7 8 56, 7 दूना 14, 5 19। चलिए अभी जरूरत पड़ी तो हमने देखा
आपके कमेंट्स भी आ रहे थे। तो हमने देखा कि 196 पाई था। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कॉमन आ जाएगा। हम लोग देखिए 196 पाई, 196 रूट 3 है, 1.732 है। अब 14 मैं कॉमन कर सकता हूँ, ये 14 का वर्ग ही तो होता है, अगर देखा जाए तो 14 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर बल्कि एक पार्ट और ले जा सकते हैं, आप 28 तक ले सकते हैं कॉमन। अगर सोचिए तो आप 28 ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 28 गुणे 7 ही तो था, तो यहाँ 7 बचता, गुणे 1.732 बचता, माइनस यहाँ 28 इसलिए ले गया, 14 दूना 28, 2 से अगर काटा तो 11 केवल बचा। कितना बचा? 11। अब देखिए 28 है और यहाँ पर इसका गुणा करिए, 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49, 2 51 की 1 हासिल 5, 7 1 के 7 5 12, 12.11 था, 1 घटेगा तो 1.11 हो जाएगा। इसी का प्रोडक्ट कर डालिए, आंसर आ जाएगा। और आंसर में अगर देखिए तो 28 1 के 28, 28 1 के 28, 28 1 के 28, 2 30 कैरी 3 हो गया, 28 1 के 28 3 31, 31.08 अगर आपको कहीं दिख रहा है तो सी ऑप्शन में। बढ़िया सवाल था, लेकिन अगर समझे होंगे ध्यान से तो समझ में आया होगा। मैंने काफी देर तक 156 लिखा था यहाँ पर जो मुझे भी लग रहा था, मैंने उस समय भी कहा था, लेकिन उसका उपयोग जब मैंने किया तो मुझे समझ में आया कि कहीं से कुछ मिस हो रहा है जो आपको मिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए 9 डन होता है। 10वें पर आइए। टाइम एंड वर्क का शानदार सवाल है, अभी हाल ही की परीक्षा में पूछा गया है। कुछ निश्चित संख्या में पुरुष किसी संख्या को 6 दिनों में 6 के, मतलब इसने कहा कुछ निश्चित संख्या में पुरुषों की कुछ अपनी संख्या है, किसी काम को 6 के डेज में पूरा कर सकते हैं, जहां के एक प्राकृतिक संख्या है, के एक प्राकृतिक संख्या है। पुरुषों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि यह कार्य 5 के डेज में ही पूरा हो पाए। यन संख्या थी पुरुषों की जो किसी काम को 6 के डेज में करते थे। हम चाहते हैं कि यह काम अपना 5 के डेज में पूरा हो, यह काम अपना 5 के डेज में पूरा हो, इसलिए यही कहा है कि कितनी वृद्धि कर दूं कि यह काम 5 के डेज में ही पूरा हो पाए। ये सवाल बोला है। तो आपको यहाँ पर जैसे यन से हम लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं कितना, देखिए एक चीज आपको बता दूं, जैसे हम लोग यहाँ पर जो पुरुष मानते हैं वो क्षमता ही होती है, जो पुरुष थे वो क्षमता ही थी, एक क्षमता थी जिसने 6 के डेज में कोई कार्य डन किया। दूसरी जो है, कहा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि कर दी जाए कि यह कार्य हमारा क्या हो जाए, बताइए 5 के डेज में ही पूरा हो जाए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो डेज है ना वो टाइम है, जो डेज है देखा जाए तो टाइम है, टाइम कितना है 6 के है, और अब हम कितना बनाना चाहते हैं 5 के। अगर किसी एक समान कार्य को ही करना है तो डेज मतलब समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो अगर हम क्षमता बनाना चाहेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 5:5 एंड 5 के और 6 के, एक तरह से आप रेशियो बना दीजिए। जैसे 6 के से 5 के इस समय से इस समय जाना चाहते हैं तो समयों का अनुपात 6:5 है। क्षमता का अनुपात 5 से 6 होना चाहिए। 5 से 6 होने का मतलब है क्षमता मतलब पुरुष की संख्या, पुरुष बढ़ेंगे तो क्षमता बढ़ेगी, तो 5 से 6 होना कितना बढ़ गया बताइए, 1 बढ़ गया। किस में बढ़ गया? 5 में। 1 गुणे 100 बटे आप 5 कर दे, 20% की वृद्धि आपको करनी होगी, तब जाकर के समय 6 से 5 के हो जाएगा। तो 20% आपके लिए सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। 10वां सवाल डन होता है। 11वें पर आइए। ये बड़ा शानदार सवाल है। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर देखता है, मतलब वह 200 मीटर और जहां खड़ा था उससे 200 मीटर की दूरी पर देखा कि एक चोर खड़ा था। समझते चलिएगा, आगे बढ़ते। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। देखिए यहाँ पर पुलिस है, ठीक है, यहाँ पुलिस है और यहाँ पर एक चोर खड़ा है, एक चोर खड़ा है। 200 मीटर की दूरी है, 200 मीटर की यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब सुनिए, अब हुआ क्या कि जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगता है तो चोर भी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागने लगता है और पुलिसकर्मी भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करने लगता है। तो कह रहा है कि आगे निकलने से पहले चोर को कितनी दूर तक भागना पड़ा, मतलब जब यह पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया उसको तब तक चोर कितने मीटर या कितने किलोमीटर तक दौड़ा, ये हमको बताना है, कंफर्म करना है। एक बात जानिए कि कोई चोर को पुलिस वाला क्यों पकड़ पाएगा और पकड़ने की जरूरत क्या थी। पकड़ने की जरूरत दौड़कर इसलिए थी क्योंकि उनके बीच ऑलरेडी 200 मीटर की दूरी थी। पकड़ इसलिए पा रहा है क्योंकि उसकी गति इसकी गति से ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि दौड़ेंगे दोनों समान समय तक ना, समान समय तक, लेकिन चोर कम दौड़ पाएगा, पुलिस वाला ज्यादा, क्योंकि पुलिस की गति ज्यादा, इसलिए चोर पकड़ा जाएगा, नहीं तो पकड़ा ही नहीं जाता। तो पकड़े जाने में लगा समय बराबर उनके बीच की दूरी 200 मीटर है। 200 को आप 1000 से भाग कर दीजिए। बोलिए क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 200 बटे 1000 करिए। चालों में अंतर 1 का है तो 1 से यहां पर कर दीजिए तो 1/5 घंटे हो गए।
मतलब 1/5 घंटे पुलिस भी दौड़ेगा, चोर भी दौड़ेगा। अब सवाल हमसे पूछा कि इसके लिए चोर कितने किलोमीटर दौड़ा। अब चोर की चाल थी कितनी, इतना दौड़ा, कितना 1/5 घंटे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है चोर की, 9, और 1/5 कर दे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटे है, टेंशन की बात भी नहीं है ना। 5 1 के 5, 4 5 8 40, 1.8 किलोमीटर चोर दौड़ेगा पुलिस को पकड़ने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। अच्छा, पुलिस वाला कितना दौड़ा। पुलिस वाले की दौड़ने की बात होती 10 से गुणा करते 1/5 से, तो 2 किलोमीटर तो ऐसे ही हो जाता। मतलब 2 किलोमीटर यहाँ से, मतलब वो दौड़ा बेचारा। तो इस हिसाब से अगर सोचो तो 1.8 उधर और इधर 200 मीटर और वही 200 मीटर एक्स्ट्रा हो गया। इस हिसाब से आंसर हम लोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक समीकरण है, देखिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमने पढ़ाया है, समझाया है। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = a, दूसरा है 8x + by = 12 के अनंत हल है, तो निम्नलिखित में a b के मानों का योग हमसे पूछा गया है। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि a1x + b1y + c1 = 0 है, a2x + b2y + c2 = 0 है, इसके अनंत हल तभी होंगे। अनंत हल कब होंगे, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन ध्यान रखिएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आइए जो हमारे इक्वेशन से उसकी बात करिए। 2x + y = a है, 8x + by = 12 है, करेक्ट है। तो नियम से चलिए, देखिए प्रोसेस क्या है। लिखिए 2/8 बराबर 1/b बराबर a/12, ऐसे बना दीजिए। तो हम लोग देखिए सेट कर सकते हैं, इसको एक बार इसके साथ कर देते हैं, टेंशन नहीं है। लिखिए 2b = 8, तो b बराबर बोले कितना, 4। इसको इसके बारे के साथ सेट कर देते हैं, तो आप लिखिए कितना, 1/b बराबर 8/a/12। b का मान 4 आ चुका है, 1/4 बराबर a/12 हो गया। ठीक है, तो 4a बराबर 12 हो गया, a बराबर 4 3 12 हो गया। तो b का मान 4 है, a का मान 3 है, 4 3 कितना कर दें, 7 है। सी ऑप्शन लिख दीजिए, 7 इसका सही सोल्यूशन है। 12वां सवाल आपका डन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है स्क्वायर जिसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर है, मान लीजिए सबको a कहा। क्षेत्रफल होता है एरिया a²। ठीक है, एरिया क्या होगा बताएं, a² मतलब भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग दिया कितना है, 16x² + 40x + 25। हम लोग स्कूल में अलजेब्रा में ऐसे बहुत सवाल पढ़े जिसका प्राइम फैक्टर्स के परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था। वर्ग का परिमाप बताना है, परिमाप होता है भुजा का 4 गुणे भुजा, जो पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड होता है, 4 गुणे भुजा होगा। a का मान कितना होगा, √ 16x² + 40x + 25। इसका देखिए फैक्टराइजेशन करिए, इसको लिखिए 4x का होल वर्ग और इसको लिखिए 5, बीच में साइन प्लस की है, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि जो a का मान होगा अर्थात साइड्स होंगी, a का मान वो हो जाएगा 4x + 5 का होल वर्ग। ये हो जाएगा 4x + 5 का होल वर्ग, 16x² + 25 प्लस 2 गुणे 4, 8 पंचे 40x, सही तो है। तो यही साइड है आपकी, जो है a का मान बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, जैसे वर्गमूल करेंगे तो 4x + 5 ही होगा, क्योंकि इसका होल वर्ग है, तो इसको खत्म कर दीजिए, 4x + 5 हो गया। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 गुणे 4x + 5 है। अब देख लीजिए कहीं पर आपको सेट होता दिखे तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 गुणे है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से कहीं से ऐसा हो जाए कि जिससे कि हम क्लियरिटी दिखा सकें। अगर हम इसको 2 कर दे, भाई देखिए एकदम कंफ्यूज करने की स्थिति में लाता है, जैसे कि डाउट में रहे आप। अगर हम 2 बाहर कर दे, 2 अंदर कर दे, तो 8x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 रखने से 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, क्योंकि हमको क्या बताना है, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 2 इंटू 8x + 10। ये शायद मिस्टेक लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें 8x तो रखना होगा ना, 4x + 5 का होल वर्ग होगा, 4 चौके 16² + 5 पचे 25, 2 पंचे 10, चौके 40, एकदम करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। 4x + 5 ही इसका वर्गमूल होगा। अब इसको अगर हम 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि 4 से गुणा करने से ही क्या आएगा, 16x + 25, 16x + 20। अगर हम देखिए ऐसे 4 से 4x + 5 को गुणा करते, मैं अपनी तरफ से सही कर रहा हूँ, कुछ हो सकता है गलती हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई सही जा रहा है। अगर मैं 2 कॉमन करूंगा तो 8x + 10 आएगा, यही सही होना चाहिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ।
8x प्लस 10 होना चाहिए भाई। इस हिसाब से तो भाई आंसर मेरे हिसाब से नहीं है। आप लोग चेक करके बताइएगा क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो तो अपने स्तर पे सही कर रहा हूँ। कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज बता देना, ठीक है। जिसने सही किया हो करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन में। 12 संख्याओं का औसत 48 है, ठीक है। 12 संख्याएं हैं, औसत 48 है। बहुत शानदार सवाल, एवरेज का है। 5 संख्याओं का औसत 45 है, उसमें से 5 ऐसी संख्या जिनका औसत 45 है। अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है, जो बची 4 संख्याएं सामने की है 52 है। बाकी अगर देखा जाए तो कुल अपनी संख्या 12 थी, 12 में मैंने 5 और 4 का चर्चा किया, 5 और 4 की मतलब 9 के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बची है 3, 3 में कौन कौन से हैं, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है। 10वीं 11वीं 12वीं तीनों के रिलेशंस हैं कि 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है, 12वीं से 5 अधिक है। तो औसत हमें 11वीं और 12वीं संख्या का बताना है। 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज क्या होगा ये बताना। आइए करते हैं। यहां मैंने लिखा संख्या, यहां लिखा एवरेज औसत, और यहां लिखा योग। जैसे भी पीछे एक सवाल किया था हम लोगों ने कि योग बराबर औसत गुणे संख्या। कुल अपनी 12 संख्याएं थी, एवरेज 48 था। योग करिए 12 अट्ठे 96 होगा, 12 चौके। अब करने के देखिए एक प्रोसीजर और है ट्रिकी, बट उसको अगर हम लोग लेकर चले तो थोड़ा सा कहीं आपको फिर से पूरा प्रोसेस समझाना टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। अभी की स्थिति में करना है वेस्ट है। 12 अट्ठे 96, 6 हासिल 9 हुआ, 12 चौके 48, 9 57 होता, 576। आई होप सही है, सबको समझ में आया होगा इसका क्या प्रोसेस है। और देखिएगा 12 अट्ठे 96, 12 चौके 48, 48 9 57 होता है। अब इसमें कह रहा पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। 5 पचे 25 करें, 5 चौके 20, 2 22 कर दीजिए। इसके बाद अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 52 है। 4 दूना 8 होता है, 4 पंचे 20, 208 हो गया। अब सुनिए, ये कुल 9 संख्याएं हैं और इनका जोड़ देखिए कितना है, 8 पान 13 है, करेक्ट है, 8 पान 13 है, सॉरी 8 पान 13 बोल रहा हूँ। 15 से 8 7 है, 1 होगा। और इस हिसाब से अगर देखा गया ना तो हमारे पास, सॉरी 1 सेकंड, इनको जोड़ना ही तो है, इनको जोड़ना है, जोड़िए तो 8 पान 13 है, 1 1 2 1 3 है, 2 2 4, 433 है इन सभी 9 संख्याओं का जोड़। अगर जो बची 3 संख्याएं उनका जोड़ आपको निकालना है तो 576 से इसको घटाइए, 6 से 3 3 होता है, 7 से 3 4 होता है, 143 है उन 3 संख्याओं का जोड़। इसमें कौन कौन सी है, इसमें 10 है, 11वीं है और 12वीं है, जिनका जोड़ 143 है। अब इसमें से हमको चाहिए क्या, जैसे सवाल क्या कहता है कि 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है। देखिए 10वीं है, ये 11वीं है और ये 12वीं है। 10वीं 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 ज्यादा है। 12वीं से 5 ज्यादा है, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं दोनों से रिलेट करता है। ऐसे बना लीजिए, कह रहा 10वीं संख्या 11वीं से 10 कम है और 12वीं से 5 ज्यादा है, 12वीं से 5 ज्यादा है। तो आप लोग क्योंकि देखो हमें 11 और 12 की जरूरत है, 11 और 12 की जरूरत है, तो हमको 11 12 पर ही फोकस करना चाहिए, लेकिन करना तो रिलेशन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बनाने के लिए भाई जैसे इसी तरह, अब एक सेकंड में ऐसे भी कर सकता हूं, जो सोच रहा था उसको भी लगा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। 10 है, 11 है, 12, क्या कह रहा है सवाल पढ़िएगा। 11वीं से 10 कम है, 11वीं अगर n है तो यह n माइनस 10 है, जबकि यह 12वीं से 5 अधिक है। 12वीं से अगर 5 अधिक है तो 12वीं इससे भी 5 कम है, मतलब n माइनस 15 है, n माइनस 15 है। ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने आपको बताया तीनों। अच्छा, इसको एक बार फिर देख लीजिएगा, 11वीं से 10 कम है, करेक्ट लिखा। 12वीं से 5 ज्यादा है तो 5 इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 15 होगा। तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3n माइनस 25 बराबर 143 है, करेक्ट है। तो 3n बराबर 5 जुड़ेगा, 5 3 8 होता है, 4 2 6 होता है और 168 हो गया। n बराबर 3 5 15, 3 6 18, n बराबर 56 हो गया, जो कि कौन सी संख्या है, ये आपकी 11वीं संख्या है, करेक्ट है। ये आपकी 11वीं हो गई 56। 12वीं हो जाएगी 56 से 15 घटा दीजिए, 6 से 5 5, 5 से 1 4, 41 हो गया। अब हमसे इसने कहा कि इसका औसत बताइए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करें। 6 7 होता है, 5 4 9 होता है, 97 बटा 2 करें, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 48.5 इसका एवरेज होगा, जो कि आपसे नंबर डी में दिया है। सवाल लेकिन बढ़िया तगड़ा था, ठीक है, करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो बताइएगा। कितने लोग का सही है भी हमें कंफर्म कर दीजिएगा। आगे बढ़िएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के, ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत बार पूछा गया इधर बीच। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट, जैसे हम जब लेने जाते जो एमआरपी लिखी होती है तो अंकित मूल्य कहते हैं, दुकानदार उस पर 20% की छूट दे रहा है। लेकिन हमको बाद में किसी ने बताया कि भाई तुम्हें कितना भी छूट दे दिया,
उसने 10% का लाभ तो कमाया ही कमाया है। तो वस्तु के क्रय तथा अंकित मूल्य का अनुपात, जब कोई वस्तु छूट देकर बेचने पर भी लाभ हो जाए किसी वस्तु पर, तो उसके क्रय तथा अंकित का रेशियो बनाना बड़ा आसान होता है। 100 ऐसा आंकड़ा ले लेते हैं जो कि क्रय और अंकित दोनों को रिलेट करता है। 20% की छूट दीजिए, 20% की छूट देना मतलब 80 कर देना, और 10% का लाभ कमाना, तो 10% का मतलब 110 होना। यही सीपी होगा और यही एमपी होगा। ये देखिए, इसको बहुत कनेक्ट करा है इस समय परीक्षाओं ने। इस सवाल पैटर्न का बहुत उपयोग हुआ है। 8:11 है राइट सोल्यूशन। 15 सवाल डन होता है। 16वें पर आ जाइए। त्रिभुज पी क्यू आर है। देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। ये मैंने बना दिया, त्रिभुज पी क्यू आर है। आगे पढ़ते चलिए, क्लियर करते चलिए। सवाल क्या कहता है कि क्यू तथा आर कोण हमारे पास जो दिए हैं, एक क्यू है, दूसरा कौन है, आर है। ये समद्विभाजक मतलब इक्वल डिवीजन, ये इसका इक्वल डिवीजन, इसका इक्वल डिवीजन, बिंदु ओ पर मिलते हैं, जाकर बिंदु ओ पर मिले हैं। यदि इसने कहा क्यू पी आर, क्यू ओ आर, ये कोण 107 डिग्री है, तो हमसे पूछा कोण पी का मान बताओ। कि बहुत आसानी से देखिए आप बता सकते हैं। सबसे पहले बता दूं, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज बना, ये त्रिभुज की बात करिए, अगर इसने कहा कि ये कोण 107 है, ये दोनों आपस में भले ना बराबर हो, लेकिन इनका जो जोड़ होगा वो कितना होगा बताइए। इनका जोड़ होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, माइनस 107 कर दें तो 10 से 7 3 होता है, और ये आपका 7 ही हो जाएगा। 73 डिग्री होगा इसका और इसका जोड़। करेक्ट है ना। अब आधा आधा नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन जोड़ तो होगा ना। अच्छा, जोड़ अगर होगा तो ये जो दोनों कोण होंगे ना, ये कोण और ये कोण, ये कोण जस्ट जुड़ करके इसके डबल हो जाएंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजक ही तो थे। डबल होना, 2 3 6, 2 7 14, 146 हो गया। इस कोण मतलब कोण Q प्लस कोण R का मान 146 हो गया। अब त्रिभुज के हिसाब से अगर P निकालना है, तो कोण P अगर निकालना है तो 180 माइनस क्या कर दे, 146 है। 10 से 6 4 होता है, और 7 से 4 3, 34 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। 34 डिग्री करेक्ट है। चलिए 17 पर आइए। उसमें भी समबाहु त्रिभुज का अलग सिस्टम बनता है, याद रखिएगा। पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। एक पाइप है जो किसी टैंक को आमतौर पर 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव होता है, तली में छेद होता है, जिसके कारण टैंक को भरने में 2 घंटे ज्यादा लग जाता है, मतलब 8 घंटे लग जाता है। यदि टैंक भरी है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? जो रिसाव है इसको कितने समय में खाली, बढ़िया तो है, ये भरने का काम करता है, और कितने घंटे में? 6। बट एक दूसरा है बी, जो भरता नहीं है, खाली करता है। देखिए इसकी वजह से कितने समय में भर पा रहा है? 8। ऐसे में टैंक की क्षमता मानिए एक ऐसी संख्या जो 6 से कटे, 8 से कटे, 24 मान लिया, 24 लीटर की टैंक है। ये क्या करेगा? हर मिनट 6 चौके 24, 4 लीटर पानी डालेगा। बट दोनों को जब मिलाया हूं तो मैं देख रहा हूं केवल 3 ही लीटर पानी ठहर रहा है। 3 ही लीटर पानी ठहर रहा है। 4 लीटर पड़ा है लेकिन 3 ही ठहर रहा है। इसका मतलब है कि जो दूसरा है बी, हाँ सोचो, इसने 4 तो डाल दिया, बट मैं देख रहा हूं 8 त्रिक 24, 3 ही ठहर रहा है। 3 ठहर रहने का मतलब है कि हर मिनट, देखो यहां पर जैसे सोचिए 1 लीटर पानी निकल रहा होगा ना, एक निकल रहा होगा 4 में से एक, तभी तो 3 ठहर रहा है। मैंने 4 रुपए कहीं रखे, मैं देखा जाके थोड़ी देर बाद तो 3 ही बचे, तो इसका मतलब एक निकला है ना। तो ये जो सेकंड है, इसने हर मिनट 1 लीटर पानी निकाला है। तो अगर मैं इसके भरोसे एक पूरी भरी टंकी इसको सौंप दूं कि भैया तुम खाली करो, तो कहेगा सर अगर इसकी क्षमता 24 है तो मैं हर मिनट 1 लीटर निकालूंगा, तो 24 मिनट नहीं घंटे है, 24 घंटे में पूरी टैंक हम खाली करने की क्षमता रखते हैं। और इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आप देख रहे हैं, घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, तो 24 करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा ना, बढ़िया सवाल है। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज की परीक्षाओं में। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में, आप इसको सोचिए। बेसिक आइडेंटिटी तो किसी भी हालत में आपके पाठ्यक्रम में हो नहीं हो, आपको तैयार ही रखना चाहिए। जैसे आपको दिया है सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा डिवाइड बाई सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर 7 बटे बोले कितना है? 4। पूछा क्या हम लोगों से? कोसेक अल्फा। आइए करते हैं, निकल जाएगा। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपान कॉस अल्फा। टेन जो होता है साइन अपान कॉस होता है, तो लिखिए साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। नीचे चलिए 1 अपान कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा। करेक्ट है।
बराबर 7 बटे कितना है 4 है। आइए देखिएगा ध्यान से, इसको हल करिए। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसी स्थिति में इस पूरे मान को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा बराबर 7 बटे 4 करें, कॉस अल्फा से गया तो बचा 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 7/4। थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए क्योंकि साइन साइन जो होता है ना कोसेक से रिलेट करता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। इसको हल करिए, 4 लिखिए, 4 प्लस 4 साइन अल्फा बराबर 7 माइनस 7 साइन अल्फा। साइन अल्फा को एक तरफ करिए, 11 साइन अल्फा हो जाएगा, आएगा जुड़ेगा, 7 से 4 घटेगा 3, तो साइन अल्फा अपने पास क्या हो जाएगा 3/11। आप सबको बता दूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा 1 साइन थीटा होता है। तो अगर यह 3/11 है तो इसका 11/3 होना मस्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 11/3 सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 18वें सवाल का बनता है। 19वें पर आइएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ही है, पढ़िए। ए टी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। टी जो होता है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यू देखिए सबसे पहले टी है, टी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, यू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम 4 दिन में कुल कितना काम का प्रतिशत पूरा हो जाएगा। 20 और 10 के हिसाब से सबसे पहले टोटल वर्क डिसाइड करिए, एक ऐसी संख्या जो दोनों से कटे वह 20 है। टी क्योंकि 20 काम को 20 दिनों में पूरा करेगा तो प्रतिदिन 1 काम करेगा। यू 20 काम को 10 दिनों में पूरा करेगा तो प्रतिदिन 2 काम करेगा। दोनों मिल गए, टी प्लस यू एक दिन में 3 काम करते हैं। इन्होंने कहा कि एक दिन में अगर 3 काम करते हैं, 4 दिन तक ऐसे ही काम करें, कितना काम कर लेंगे 12। 12 इस 20 का कितना प्रतिशत है, ये तो बोला है कि 4 दिन में कुल काम का कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण होगा, 2 हो सकता था, बचेगा, दोनों बातें हो सकती हैं। 12 इस 20 का कितना परसेंट है, 12 गुणे 100 बटे आप 20 कर दें, 20 पंचे 100 होता है, 12 पंचे 60, 60% पूर्ण हो गया। और अगर पूछता कितना हिस्सा बचा तो 40% बचा था। तो टेस्ट का अंतिम सवाल है और 3D मेंसुरेशन का है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु है, ये देखिएगा, कोण जिसे कहते हैं, बेस इसका सर्कल होता है, इसकी ऊंचाई हाइट दिया है 24, ठीक है। इसका जो आयतन हम लोग को दे रखा है मालूम 1232 दिया है सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर यल प्लस आर। अब आप कहोगे कहां से आया, दरअसल इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर यल होता है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर यल होता है। और अगर टोटल जाएंगे तो सर्कल भी नोट करना पड़ेगा ना, सर्कल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये सब मिला दीजिए दोनों को तो पाई आर यल प्लस आर हो जाएगा। अब अपने सवाल में देखिए आर नहीं पता है, हमको मालूम दिया है जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 1232 है, 1232 है, ध्यान दीजिएगा 1232, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, पहले इसे जैसे है इसको ऐसे रहने दीजिए, कुछ मत करिए। 3 से उधर गुणा करके एच का मान निकाल। देखिए हम लोग क्या करें, हम 3 से अगर इधर गुणा कर दें तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, कितना बताइए, पाई आर स्क्वायर एच कितना हो गया, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 इक्के 3, करेक्ट है। 3696 हो गया एक इतना। एच का मान हमारे पास कितना, देखो एक चीज हम कर लिए होते, शुरू में एच रखे नहीं थे लेकिन अब रख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पाई आर स्क्वायर गुणे एच की जगह 24 कर दीजिए, 3696 है तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 24 से इसको डिवाइड करें, पहले 12 से कर, 12 दूना 24, मेरे ख्याल से पहले हमको काट देना चाहिए था, तब कर लेते, चलो अभी भी कोई दिक्कत नहीं। 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36, 0 12 96 होता है, 308, 2 से और एक बार काट दीजिए, 2 1 के 2 होता, 2 पंजे 10 और 2 चौक 154 हो गया पाई आर स्क्वायर। ये हमारे इस सर्कल का एरिया आ गया है। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर कर दीजिए बराबर आपका 154 है, 22 7 154 है, आर स्क्वायर 49 है, आर बराबर 7 है। अगर आर 7 है, 24 है, 24 576, 7 7 49, 625 से 25 हो जाएगा, यही एल है। स्लैंट हाइट जो पाइथागोरस के नियम से 25 हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया,
पाई, पाई मतलब 22/7, आर, आर मतलब 7, यल, यल का मतलब 25, आर का मतलब 7। करेक्ट है, 7 7 से कटा, 22 कर दो, 25 7 32 कर दो, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 66 4 कितना होता है 70, 704 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब नहीं होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है, गलत लिखा ऑप्शन में, स्क्वायर होगा। टोटल जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा 704 होगा। तो मेरे ख्याल से सारा प्रश्न क्लियर है, सारे सवाल समझ में आए होंगे। कहीं किसी सवाल में कंफ्यूजन, मन में भ्रम, डाउट कुछ भी हो, हमें अपडेट कर दीजिएगा। और समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, कितने सही थे कितने गलत थे। अपडेट करते चलिएगा, सवालों का स्तर कुछ क्लियर हुआ, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताएं। बाकी मुलाकात अगले टेस्ट में होगी, इसी प्रकार से प्लानिंग चलती रहेगी, प्रयास चलते रहेंगे। आप लोगों का कमिटमेंट यहाँ पर जरूरी है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच सभी के लिए, सभी को आज के लिए थैंक यू सो मच।